सो हेलो एंड वेलकम बैक टू साइंस एलाइट। और लास्ट वीडियो में हमने पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी, जिसमें हमने मेजरली पढ़ा था आईवी रूट विच इज़ एन इंट्रावेनस रूट इन डिटेल। इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट सम अदर रूट्स इंक्लूडिंग सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट, इंट्राथीकल रूट, इंक्लूडिंग द आई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेजरली यहाँ पे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस यूज होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन। So without wasting any time, let's start with subcutaneous route of drug administration. Subcutaneous route. Subcutaneous route majorly ये जो रूट होता है ये वाया स्किन, beneath the skin, upper layer of the skin को पार करके with the help of a injectable, a needle, we generally administer the drug substance. So यहाँ पर जो साइट है उसको हम बोलते हैं subcutaneous साइट। अदर देन दिस, अगर हम बात करें कि कुछ ड्रग सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इरिटेटिंग नेचर के होते हैं, कुछ नॉन इरिटेटिंग नेचर के होते हैं। सो हमें अवॉइड करना है कि किसी भी प्रकार का इरिटेटिंग सब्सटेंस एडमिनिस्टर ना हो, इरिटेटिंग सब्सटेंस एडमिनिस्टर ना हो इस रूट के थ्रू। सो द इरिटेटिंग सब्सटेंस और इरिटेटिंग ड्रग should not be administered. Irritating drugs should not be administered via this route of drug administration because this may cause severe pain. All right, severe pain may be caused, or cell necrosis may occur. All right, नेक्रोसिस में आकर। सो इन सारी चीज़ों की वजह से, इन दिक्कतों की वजह से हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी ड्रग कोई भी ऐसी ड्रग जो इरिटेटिंग नेचर की है वो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू ना दे। फिर ऐसी ड्रग्स को तो हमेशा प्रेफर करें हम कि नॉन इरिटेटिंग नेचर के जो ड्रग्स होते हैं, उन्हें ही हम सिर्फ सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करें। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज़ की, जो कांस्टेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन happens via this route. Constant rate of absorptions happen via this route. This leads to sustained effect. This leads to any sustained kind of effects. काफ़ी लंबे समय तक ड्रग का असर रहता है। इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। इससे पहले हम एग्जांपल्स पे जाएं, एक छोटा सा मैं आपको एक कंसेप्ट और बताती हूँ। बेसिकली हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू काफ़ी टाइप्स की ड्रग करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। सो उन रूट्स के थ्रू हम चाहें तो हमारे एब्जॉर्प्शन को अल्टर भी कर सकते हैं। सो वी कैन अल्टर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल। ऑल राइट, सो वी कैन अल्टर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल। अब हम कैसे अल्टर कर सकते हैं? बेसिकली अगर आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी फार्मास्यूटिक्स में, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेशन की बात अगर हम करें, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर सकते हैं। ज़रूर देखिएगा, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेशन काफ़ी वाइड टॉपिक है और एग्जाम्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है। सो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। सेकेंड नंबर कम्स अबाउट द पार्टिकल साइज। सो जो पार्टिकल साइज़ है उसको भी हम कम ज़्यादा करके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा और काफ़ी बड़ा टॉपिक है इन द फार्मास्यूटिक्स एज वेल। तो उसको भी थोड़ा सा आप डिटेल में रीड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम इनको सिर्फ देख लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो बेसिकली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर सकते हैं इफ़ वी एडमिनिस्टर दोज ड्रग्स विद वाया सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक पॉइंट आता है पीएच। द डिक्रीज और इंक्रीज इन द पीएच में ऑल्सो अल्टर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग। सो बेसिकली हम किसी भी ड्रग को अगर सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो हम उसका एब्जॉर्प्शन घटा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेशन को चेंज करके, पार्टिकल साइज को चेंज करके, या फिर पीएच को अल्टर करके वी कैन अल्टर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल। ऑल राइट, अगर हम बात करें कि इनसे अगर हम ये अल्ट्रेशन करते हैं इससे क्या होगा? बेसिकली आपने एक चीज़ देखी होगी कि भाई मैं एग्जांपल ले लूँ अगर इंसुलिन का। इंसुलिन आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। अब इंसुलिन तो सेम है, बट इसका एब्जॉर्प्शन रेट
एब्जॉर्प्शन रेट इन तीनों में डिफर है, शॉर्ट, इंटर एंड लॉन्ग। कुछ का जो एब्जॉर्प्शन टाइम है 3 to 6 आवर्स है, ऐसे करके डिफरेंट है। सो ये कैसे हुआ? या तो हमने प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेशन में कुछ चेंजेस करे, या फिर हमने पार्टिकल साइज में कुछ चेंजेस करे, या फिर हमने पीएच में कुछ चेंजेस करे। इसकी वजह से हमने शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स बनाए। सो ये एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन था कि कैसे हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू, अल्ट्रेशन के थ्रू हम एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ द ड्रग। सो ये हो गया आपका सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Let's now go directly up to the intramuscular route of drug administration. Intramuscular route of drug administration. So basically intramuscular नाम से आप समझ रहे हैं, if you have administered any drug via muscles, so penetrating through this type of route of administration is known as intramuscular route of drug administration. बेसिकली यहाँ पर जो ड्रग्स यूज़ होती हैं दैट शुड बी इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मीडियम होना चाहिए। सो इसकी क्यों होना चाहिए? फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन, इट जनरली रैपिडली एब्जॉर्ब्स इफ इट इज़ प्रेफर्ड इन एक्वस सोल्यूशन एंड एडमिनिस्टर्ड विद इन एक्वस सोल्यूशन। देन ऐसे कोई सोल्यूशन है जो कि ऑयल बेस्ड है, हमें उन्हें इस रूट के थ्रू नहीं एडमिनिस्टर करना चाहिए, जनरली एक्वस सोल्यूशन को ही प्रेफर करना चाहिए। क्यों ऑयल को प्रेफर नहीं करना चाहिए? बिकॉज द ऑयल हैज़ अ स्लोअर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाया दिस रूट, slower rate of absorption via this route. That's why oil shouldn't be preferred. So there are certain factors which affect this type of route of drug administration. For example, number 1, the muscle mass. सो जनरली आपने देखा है कि मेल्स में थोड़ा सा मसल मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन। सो आपने देखा होगा कि बेसिकली हमारी कुछ मसल्स होती हैं, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ग्लूटियस मैक्सिमस एंड अनदर वन इज डेल्टॉइड मसल। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड डेल्टॉइड, सो दोनों में से सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें मेल्स और फीमेल्स में, तो यहाँ पर एक फैक्टर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। बेसिकली ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमारा मसल होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसल मास देखने को मिलता है इन फीमेल्स। सो अगर हम इस रूट के थ्रू या फिर इस साइड के थ्रू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे, सो द एब्जॉर्प्शन रेट विल बी डिक्रीज, कम होगा, क्योंकि वहाँ पर मसल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन में भी टाइम लगेगा। वहीं अगर हम बात करें मेल्स की, तो शायद इतना लेस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मेल्स के केस में कई बार ग्लूटियस मैक्सिमस की साइड पर मसल मास इतना ज़्यादा नहीं होता है। सो अगर हम बात करें ओबेस पर्सन्स की, सो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर भी मसल मास काफ़ी ज़्यादा है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन वाया इंट्रामस्कुलर रूट थोड़ा सा अफेक्ट करेगा और एब्जॉर्प्शन रेट स्लो हो जाएगा। वहीं अगर हम डेल्टॉइड मसल की बात करते हैं, तो डेल्टॉइड मसल माइट बी a good alternative if there is a high muscle mass or there are obese patients और gluteus maximus वाली साइड पर काफ़ी ज़्यादा मास डिपोजिशन है, मसल मास काफ़ी ज़्यादा है, then we can prefer deltoid route of drug site for intramuscular route of drug administration. ऑल राइट। और अगर हम बात करें, हमने जैसे पिछले वाले में देखा इरिटेटिंग सब्सटेंसेस के बारे में हमने देखा, तो हाँ, यहाँ पर आप इरिटेटिंग सब्सटेंसेस इंजेक्ट कर सकते हैं IM रूट के थ्रू। इरिटेटिंग सब्सटेंसेस कैन बी एडमिनिस्टर्ड बिकॉज दिस विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ हार्म टू द टिश्यू। So this was intramuscular route of drug administration. Now let's directly go up to our fourth route of drug administration, which is intraarterial route. Intraarterial route of drug administration. Intraarterial से आप समझ रहे हैं कि directly we have injected into the artery. Now why there is a requirement कि हम आर्टरी में डायरेक्ट इंजेक्ट करें? So कई बार हमें लोकलाइज्ड इफेक्ट देखना होता है, हम चाहते हैं कि हमें लोकलाइज्ड इफेक्ट मिले, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गन और इन एनी पर्टिकुलर टिश्यू देखने को मिले। दैट्स वाई वी प्रेफर दिस
आर्टरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, अब मैंने बात करी ऑर्गन और टिश्यू की, तो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स भी, जैसे कि कैंसर। सो कैंसर के केसेस में अगर ब्रेन कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है, उस केसेस में हमें चाहिए कि हमें एक लोकलाइज इफेक्ट देखना है, ओनली विच शुड बी लिमिटेड ओनली टू दैट पर्टिकुलर एरिया। सो हम जनरली एनेस्थीसिया की बात कर लें। So then we prefer intra-arterial route of drug administration. So while administering via this route, we need such person who is expert supervision. Other than this, care must be taken whenever this type of administration route is preferred. All right, ये हो गया आपका intra-arterial route of drug administration. Now let's directly go up to intrathecal route of drug administration. So you might have heard about two major barriers present in our body. Number one is blood-brain barrier and number two is cerebrospinal fluid, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSF भी बोलते हैं. इन दोनों बैरियर्स का काम ये है कि ये हमारे ब्रेन तक कोई भी एंटीजन पहुंचने दें. सो दीज एक्ट एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन रीजन. ऑल राइट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे एनाटमी वाली सीरीज़ में काफ़ी डिटेल में. सो फॉर नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो इन केसेस में कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें अब अगर ब्रेन तक कोई ड्रग पहुंचानी है तो हम ब्रेन में डायरेक्टली उस ड्रग को नहीं दे सकते. वी कैन नॉट एडमिनिस्टर दैट ड्रग डायरेक्टली टू द ब्रेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टू बैरियर्स. All right, so in those cases we generally prefer intrathecal route cord. We generally do this by injecting our drug via spinal cord. All right, so we can directly send our drug to the site of action, which is the brain. So if I talk about any example, अब अगर हम बात करें कि भाई ब्रेन ट्यूमर है किसी को, someone is suffering from a tumor in brain. All right, now we have to provide certain drug which should be site specific, और हम उस साइट पर हम भेजना चाहते हैं, but due to the presence of these two barriers we are limited to जाएं. So basically अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर में कई बार हमको हमें ड्रग एडमिनिस्टर करना होता है, तो हम वहाँ पर इंट्रावेंट्रिकुलर रूट भी प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्राथिकल रूट. सो हमारे एक ऑर्गन है आईज के थ्रू अगर हम कोई प्रिपरेशन देते हैं तो वहाँ पर जो फॉर्मुलेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस. सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जनरली हम लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए ही हम यूज़ करते हैं, which are specifically the site specific type of formulations. But sometimes यहाँ पर सिस्टमिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है. कैसे? हमारी आई में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेज़ोनेक्राइमल कैनाल. सो हमने आँखों में कोई भी ऐसा सब्सटेंस डाल लिया which is irritating in nature and which is having certain kind of systemic effects as well. जैसे कि अगर हमने कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर और एनी बीटा एड्रेनर्जिक कंपाउंड अगर हमारी फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है, might have a systemic effect and that would cause some undesirable effects, and that may cause some undesirable effect as it will not cause any first pass metabolism. अगर हम बात करें किस टाइप के फॉर्मुलेशंस को हमें प्रेफर करना चाहिए, देन वी कैन प्रेफर ऑइंटमेंट्स. आपने देखा होगा आई ऑइंटमेंट्स आते हैं, या फिर सस्पेंशंस
या फिर सस्पेंशंस. So these have very less chances to reach the systemic circulation via nasolacrimal canal, which is a drainage canal. तो इनमें काफ़ी कम chances होते हैं. So we can prefer these kind of formulations for ophthalmic as an ophthalmic preparations as well. And even if we are using the aqueous formulations, then we should use the isotonic solution or non-irritating substances, and which should not be having any kind of systemic effects whenever enters the systemic circulation via nasolacrimal canal. All right. Cornea is a part of your eye. All right. कई बार ऐसा है कि हमें जो लोकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ ड्यू टू कॉर्निया, क्योंकि वहाँ से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है. एंड इफ़ देयर इज़ अ faster rate of absorption, then this delicate part of an eye may be affected, and two things may be caused. Number one, infection of cornea. Number two, trauma of cornea. Infection in cornea and trauma of cornea. So basically we should avoid कि ऐसा कुछ हम ऐसे ड्रग प्रिपरेशंस हम अवॉइड करें जिनका फास्टर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो, और पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिफ़र भी करती हैं. तो ये आपका कंप्लीट हो गया है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें एक छोटा सा एक पार्ट रह गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करेंगे, जो कि नोवेल मेथड्स ऑफ ड्रग डिलीवरी. और किस तरह के नए फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन बेटर हो सकता है जनरली. सो वी विल स्टडी some novel methods of drug delivery in the next lecture. So thank you so much for your patience and for your time. Have a good day. Have a good study. Thank you.